मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। आ जाओ इस पार। इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। इस पार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। आ जाओ इस पार। इस पार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आ जाओ। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये फिर से तीसरी बार। एक धक्के से मेरा नींद खुल गया। कब सुबह हो गया ये मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन ये आज फिर से तीसरी बार मेरे साथ हुआ। लेकिन इस आवाज को मैं पहचानता हूं और इस आवाज की शक्ल को भी। हर रात मेरे सपनों में ये और कोई नहीं, मेरे पिताजी ही है। बचपन से मुझे धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन है तो सिर्फ पिता के प्यार का। मेरे पैदा होते ही उसका अगले साल ही पिताजी चल बसे। मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं। सिर्फ हमारे घर में, हमारे ऑफिस में उनके बड़े फोटोज ही है बस। कभी मैं जान ही नहीं पाया वो कैसे थे, लेकिन हमारे कंपनी के सारे लोग उनकी मिसाल देते हैं। इतना ही बस जानता हूं कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद मैं, मेरी मां और मेरे चाचा का परिवार एक ही साथ रहते हैं। लेकिन आज इतने सालों बाद अचानक पिताजी मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हैं? क्यों मेरे सपनों में वो बार बार आ रहे हैं? और वो क्या दिखाना चाहते हैं मुझे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इसका कोई जोड़ नहीं मिल रहा। हर रात को मैं अपने आप को सपने में एक बहुत बड़े तालाब के पास पाता हूं। वो कोई मामूली तालाब नहीं है। उसके उस पार कोहरे में पिताजी मुझे दो हाथों से बुलाते हैं कि आ जाओ इस पार। मैं तुम्हें सच बताऊंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। आ जाओ इस पार। आ जाओ इस पार। लेकिन वो क्या सच है और क्यों इस सच को मैं कभी जान नहीं पाता? ऐसे ही सोचते सोचते मेरा तबीयत खराब होने लगा। घर वालों को भी मेरा चिंता होने लगी। मैंने जब घर वालों को यह बात बताया तो उन लोगों ने कहा कि यह बस एक मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं मन ही मन जानता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यह सच है कि मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी कोई अधूरी ख्वाहिश जरूर थी जो वो मुझे बोलना चाहते हैं। ऐसा ही चलता गया। 2 हफ्ते बीत गए। वही एक सपना, वही शब्द अब मुझे खाए जा रहा था। मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसके घर के 2 घर पास बंकिम लाल नाम का एक साइकोलॉजिस्ट रहता है जो इन सब के ऊपर उनका बहुत नॉलेज है। एड्रेस लेकर मैं उनके घर तक पहुंचा। यस जी, मुझे रमेश ने आपके पास भेजा है। ओह, रमेश ने? ओके, यू कैन कम इन यंग मैन। थैंक यू। सब बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? असल में मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। अपना तारीफ मैं ऐसा नहीं करता। आई जस्ट ट्राई टू हेल्प द पीपल्स। तुम बताओ तुम्हारी तकलीफ क्या है, मैं जरूर उसका पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अटपटा सा है। आखिरकार जो भी हुआ
मैंने उनको बताया। सुनने के बाद वो भी एकदम थम से रह गए। ओके, देखो जितना मेरा इस चीज के ऊपर नॉलेज है, और सम पीपल्स डोंट नो दिस, कि मैं उस दुनिया के साथ भी कनेक्ट हो सकता हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि आत्मा तो हमारा शरीर छोड़कर चले जाते हैं, शरीर को जलाया दिया जाता है, लेकिन अगर किसी आत्मा का कोई अधूरी मनचाह अपूर्ण रह जाए तो वो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो कभी ना कभी, बाद में हो या चाहे पहले, उस तमन्ना को पूरा करने की कोशिश जरूर करते हैं। आई थिंक तुम्हारे फादर तुम्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं। कौन सा मैसेज? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्लीज मेरी मदद कीजिए। या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक बात तुम जान लो, दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम। इस गेम में बहुत कुछ हो सकता है। मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। मेरे घर वाले कहते हैं कि ये एक दिमाग का बीमारी है, कोई कोई कहता है कि मैं सपना देख रहा हूं, कोई कहता है कि ये वहम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है कहीं ना कहीं कुछ जरूर है। आखिर इतने सालों बाद वो मुझसे कहना क्या चाहते हैं? मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं। ठीक है, आज रात के 12 बजे आ जाना, मैं तभी तुम्हें सब बताऊंगा। मुझे पता था कुछ ना कुछ अब होने वाला है। उनके बात के अनुसार मैं घर पे कोई झूठ बात बोलकर रात 12 बजे आखिरकार प्रोफेसर बंकिम लाल के घर की तरफ निकल गया। चलते चलते बहुत सारे सवाल मेरे अंदर हो रहे थे। आखिरकार मैंने उनके दरवाजे पे जाकर दस्तक दिया। प्रोफेसर बंकिम लाल ने मुझे अंदर बुलाया। अंदर जाते ही देखा कि उन्होंने सिंदूर से कुछ राउंड जैसा उसके बीच में एक स्टार बनाकर रखे हैं। प्रोफेसर, ये मैं जानता हूं तुम ये पूछोगे। देखो, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे इंसानों की दुनिया कहते हैं, लेकिन इस दुनिया के ऊपर भी एक और दुनिया है जिसे रूहानी दुनिया कहते हैं। अगर तुम्हें उस सच के कण तक पहुंचना है, अगर तुम्हें सच के एंड तक पहुंचना है, तो मुझे तुम्हें उस रूहानी दुनिया में भेजना पड़ेगा। तभी तुम सब कुछ जान पाओगे। जहां तक मैंने इस केस को स्टडी किया, मुझे लगता है तुम्हारे फादर तुमसे जरूर कोई ना कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ऐसा कोई बात है जो वो तुम्हारे जरिए कहलवाना चाहते हैं। मैं चाहता तो उनके आत्मा को इधर बुला भी सकता था, प्लैनचेट के थ्रू, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक होता। कैसे? आत्मा को बुलाया तो जा सकता है, लेकिन आत्माएं बहुत ही मनचली होते हैं। जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, तब उन्हें इस दुनिया से बहुत नफरत होने लगता है। इंसानों से वो नफरत करना शुरू करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इधर आते तो हमारी मर्जी से है, लेकिन जाते अपनी मर्जी से है। एक बार तुम फिर सोच लो, क्या तुम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो? हो सकता है इसमें तुम्हारी जान भी चली जाए। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं तुम्हें सिर्फ उस दुनिया में अपने विद्या के थ्रू भेज सकता हूं, लेकिन वहां से तुम्हें वापस लाना शायद मैं कर भी सकता हूं, शायद मैं नहीं भी कर सकता हूं, क्योंकि वो दुनिया रूहों का है और इंसानों का वहां पे जाना वर्जित है। कुदरत का यही नियम है। मुझे इस कुदरत के नियम को तोड़ना पड़ेगा। इस नियम को तोड़कर मुझे तुम्हें उस दुनिया में भेजना पड़ेगा जहां पे कहीं ना कहीं तुम्हारे पिताजी का रूह मंडरा रही है। एक बार फिर सोच लो,
क्या तुम तैयार हो सकता है तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो जाए। क्या तुम तैयार हो? कितनी अजीब बात है। बचपन से यही सोचता था कि मुझे किसी चीज का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना सारा धन दौलत पैसा वगैरह सब कुछ है। आज सच में खुद को कितना लाचार महसूस कर रहा हूं। लेकिन जिनको कभी मैंने देखा ही नहीं, उनका अधूरा क्या बात है, वो जानने के लिए मुझे इस जोखिम को उठाना ही पड़ेगा। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं उस दुनिया में जाने के लिए। ठीक है, यह एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के थ्रू मैं तुम्हें उस दुनिया में भेज सकता हूं। तुम्हारा शरीर इधर ही रहेगा, तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस दुनिया में पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुम उस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही रह सकते हो। और 1 घंटे के बाद तुम्हारे सामने एक रोशनी का प्रकाश आएगा। उस प्रकाश के आर पार तुम्हें होना है। जैसे ही तुम उस प्रकाश के आर पार होगे, तुम फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे। लेकिन अगर तुम 1 घंटे के अंदर उस प्रकाश के आर पार नहीं जा पाए, तो तुम हमेशा के लिए उस दुनिया में कैद हो जाओगे। वो रूहें तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम कभी भी उस दुनिया से हमारी दुनिया में वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हारी मदद के लिए ये ताबीज रखो और ये कुछ रेत। उस ताबीज को मैंने हाथ में बांध लिया। इस रेत से क्या होगा? यह एक पवित्र रेत है। अगर कोई खराब रूहों में बहुत सारे भाग होते हैं, शैतान, अच्छे बुरे, सताने वाले। कोई अगर सताने वाले या कोई बुरा किस्म का रूह अगर तुम्हारे पास आ जाए, इस रेत को उनकी तरफ छिड़क देना। कुछ देर के लिए उन्हें निष्क्रिय कर देंगे। लेकिन तुम्हें जो भी करना है, सावधानी से और केवल 1 घंटे के अंदर करना है। मैं तैयार हूं। उन्होंने मुझे उस सर्कल के अंदर सुलाया और सुलाकर मेरे कपाल पे अपना सिर रखा और फिर उनका हाथ मेरे पूरे शरीर में एक बार ऊपर से नीचे तक किया और देखते ही देखते वो कुछ पढ़ना शुरू किए और उस क्रिस्टल को अपने हाथों की तरफ दोनों तरफ घुमाने लगे। देखते ही देखते वो मंत्र और जोर होता गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा शरीर इतना हल्का क्यों हो रहा है, जैसे इसका कोई वजन ही ना हो। और तभी कहीं ना कहीं से एक जोर की ज्योति मेरे पास आया और देखते ही देखते समय का पहिया इतना जोर से चलने लगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किधर जा रहा हूं। सब चीज आगे पीछे क्या हो रहे हैं। और देखते ही देखते मैं जोर से किसी चीज से जाकर टकराया। मेरी आंखें खुली तो देखा कि ये तो एक वीरान मैदान है। ऊपर का आसमान पूरा काला था, चारों तरफ कोहरे छाए हुए थे। भेड़ियों की आवाज आ रही थी। शायद मैं इस दुनिया में पहुंच गया हूं। मेरे जेब में वो रेत और मेरे हाथ में वो धागा अभी भी बंधा हुआ था। किसी भी तरह अपने आप को संभालकर मैं ऐसे चलते ही जा रहा था। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज आया। मैं इस आवाज को जानता हूं। यह प्रोफेसर बंकीमलाल की आवाज है। उन्होंने ये कहा कि इस धागे की से ही मैं उस दुनिया और इस दुनिया के बीच में बंधा हुआ हूं। किसी भी तरह यह धागा मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। मैं उस रेत को हाथ में पकड़कर आगे की तरफ चलता गया
आज मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिलने वाला था। चलते चलते मैं एक कब्रिस्तान के सामने आया। बहुत सारे कब्र वहां पे लगे हुए थे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। दिल दहला देने वाला सब कुछ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं आगे की तरफ चलता गया। पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप मुझे? मुझे आज पता जरूर चल जाएगा। ऐसे ही चलते चलते मैंने दूर देखा कि कुछ है। वो क्या है? ये जगह मुझे कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? आगे चलकर देखा तो एक तालाब था जिसका पानी लाल रंग का था। चारों तरफ कोहड़े छाए हुए थे और इस चीज को मैं पहले भी देख चुका हूं। मुझे विजन आया था। हर रोज सपने में मैं जिस जगह को देखता हूं ये वही है, ये वही तालाब है। दूर एक बार देख लिया तो दूर मुझे वो नजर आए। कोहड़े में दूर से वो मुझे बुला रहे थे। पिताजी, इधर आओ, इधर आओ बेटे, आ जाओ इस पार आ जाओ बेटे। वो सच्चाई जो किसी को नहीं पता, वो सच्चाई मैं तुम्हें आज बताऊंगा। तुम्हारी और तुम्हारी मां की जान को बहुत बड़ा खतरा है बेटे। आ जाओ इस पार। मैंने उस नदी की तरफ देखा। उस तालाब का पानी पूरा लाल था, मानो वो खून से रंगा हुआ हो। मैं कैसे इसको पार करूं? तभी मेरे हाथ में वो रेत था। मैंने थोड़ा रेत लेकर पानी के ऊपर फेंका। देखते ही देखते उस पानी के ऊपर अपने आप एक कोहड़े से बना हुआ एक पुल आ गया। मैं जल्द से जल्द उस पुल को पार किया। गया मैं उस पार। मेरे सामने ही खड़े थे मेरे पिताजी, एक सफेद रंग के कुर्ते में, जैसा मैंने उन्हें फोटो में देखा था बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। पिताजी, बताइए क्या राज है वो जो आप मुझे बताना चाहते हैं? क्यों इतने सालों बाद आप मेरे सपनों में आ रहे हैं? आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं पिताजी? बेटा, मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जो दुनिया को नहीं पता। आज से बहुत साल पहले जब तुम्हारा जन्म हुआ था, उसके अगले साल ही मैं मरा नहीं था, मुझे मार दिया गया था। मेरे हाथों से वो रेत का पत्थर नीचे गिर गया। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं बेटे, और मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरा भाई यानी तुम्हारा चाचा ही है। मेरे संपत्ति और मेरे प्रॉपर्टी के लिए उसने मुझे मार डाला। उन बहुत सालों से ही वो ये साजिश रच रहे थे कि कैसे मेरे कमाए हुए संपत्ति को वो अपने नाम कर ले, और कल वो तुम्हें और तुम्हारे मां को मारने का सोच रहे हैं। तो अपने मां को बचाओ बेटे, तुम्हें ही बचाना होगा। मैं यही कहने के लिए तुम्हें इतने सालों बाद यहां पे बुलाया हूं। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मेरा खून उबल रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि 1 घंटा पूरे होने को है। अब जल्द से जल्द मुझे अपने दुनिया में फिर वापस जाना होगा। पिताजी, आपको मैं कभी देख ही नहीं पाया। इस
चीज से एक तो अच्छा हुआ कि मैंने आपसे देखा, आपसे थोड़ा बात किया। मुझे नाज है तुम पर बेटे कि तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हो। मैं सब जानता हूं, मैं दूर से तुम लोगों को देखता हूं, परंतु अब तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है बेटे। ऐसा कहते ही देखा मेरे सामने वो प्रकाश आया, वो सफेद सी रोशनी। अब मुझे उसके आर पार जाना ही था, लेकिन जैसे ही मैं आगे चलने गया, जमीन को फोड़कर 10 से 20 मुर्दे वहां से बाहर आए। मेरे को रोकने के लिए वो मेरे तरफ बढ़ने लगे। मेरे हाथ में अब बस कुछ ही रेत बचा हुआ था। पूरी ताकत से उस रेत को उन सबके ऊपर मैंने फेंका। उनकी ताकत निष्क्रिय हो गई और मैं दौड़कर उस रोशनी के आर पार हो गया। और एक बार फिर मेरा आंख खुला अपने दुनिया में। मेरे सामने ही खड़े थे प्रोफेसर बंकिम लाल। क्या तुम्हें वो सवाल का जवाब मिला? मुझे सब जवाब मिल गए, लेकिन अब जवाब देने का बारी है। यही सोचकर मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस को सब कुछ इन्फॉर्म किया। उनको लेकर जैसे मैं अपने घर पहुंचा, देखा कि मेरी मां को मेरे चाचा और उनका परिवार एक चीज से बांध कर रखे थे और ये कह रहे थे कि अगर उसने साइन नहीं किया तो वो उनको और मुझे मार डालेंगे। तभी मैंने पीछे से आया। इस गलतफहमी में मत रहिए चाचा जी। जिस सच को आपने पूरे दुनिया को छुपाया था, वो सच अब मेरे सामने आ चुका है। मेरे सारे बातों के ऊपर बेस करके और सारे प्रूफ्स दिखाया जो पिताजी ने मुझे बोला था कहां पे छुपाया हुआ है। सब पुलिस को देने के बाद पुलिस उनके परिवार को अरेस्ट करके ले गया। जो कुछ भी हुआ मैंने मां को बताया। एक बार फिर एक नई सुबह आया। मैं और मेरी मां मेरे पिताजी के तस्वीर के सामने खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो जरूर होंगे और हमें देख रहे होंगे, और नाज उन्हें मुझ पर हमेशा रहेगा।